सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पहले तो कुछ क्विक रिकैप कर रहा हूं, है ना। क्विक रिकैप कल का जो हमने पढ़ा हुआ है उसको एक बार क्विक रिकैप कर लेता हूं। इसको बंद कर। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने स्टार्ट किया था, है ना। और उसी में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ नए बच्चे हैं आज, तो उनको भी कंफर्टेबल फील हो, तो क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, रेशियो। रेशियो की डेफिनेशन क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज और नंबर्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड रेशियो, है ना। यहां पर ध्यान रखना आपको की कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके। भाई अगर दो क्वांटिटी ए और बी ले जाए, कम से कम दो क्वांटिटी तो लेनी पड़ेगी। रेशियो अगर आप निकालोगे तो कम से कम आपको दो क्वांटिटीज चाहिए। तीन क्वांटिटी भी हो सकती है, चार भी हो सकती है ना। जैसे आपने देखा होगा एक व्यक्ति ने अपना कुछ अमाउंट है या प्रॉपर्टी अपने चार बच्चों में बांट दिया, तो हमें चार रेशो हो रहे कि नहीं हो रहे, चार क्वांटिटीज हो गई कि नहीं हो गई। तो रेशो हमेशा दो क्वांटिटीज का नहीं रहेगा, मिनिमम दो क्वांटिटीज होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो की कॉन्सेप्ट में पहला क्या है कि भाई टर्म्स, अगर हमने लिखा ए रेशो बी, है ना, तो ए रेशो बी में बेटा ए क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट, और बी क्या कहलाता है? कॉन्सिक्वेंट, है ना। एंटीसीडेंट और ये क्या कहलाएगा बेटा? कॉन्सिक्वेंट। हालांकि इसकी इतनी टर्मिनोलॉजी में विशेष फर्क नहीं पड़ता, या याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा कभी भी कोई भी डाउट लगे, बिल्कुल आप हैंड्स अप कर सकते हो, मैसेज कर देना, बिल्कुल मेरी नजर है, ध्यान रखूंगा और आपको प्रॉपर रिप्लाई करूंगा, है ना। चलिए, तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई रेशो में अगर हम दो क्वांटिटी ए और बी ले लें तो पहले वाली क्वांटिटी एंटीसीडेंट और बाद वाली कॉन्सिक्वेंट, ठीक है ना। अब इसमें ऑर्डर मैटर्स। इसका क्या मतलब है भाई? अगर मैंने बोला कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो 2:3 है, ये एग्जैक्टली है मान लो, ठीक है ना, कि एक क्लास में या कहीं पे भी बॉयज और गर्ल्स का रेशो 2:3 है, तो बेटा 2:3 को आप 3:2 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। यहां पे ये मतलब है कि अगर बॉय के करस्पॉन्डिंग रेशो 2 है तो वो 2 ही रहना चाहिए, है ना। तो ऑर्डर मैटर करता है, जो पहले है वो पहले है, जो बाद में वो बाद में। क्लियर हो रहा है? तो ये ऑर्डर वाली क्लियर हो गई, टर्म्स हो गई, ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी लिया है, रेशो ऑफ 3 एप्पल्स टू 4 ऑरेंजेस इज 3:4 नॉट द सेम एज 4 एप्पल्स टू 3 ऑरेंजेस, है ना। तो 3 अगर पहले लिया तो 3 पहले ही रहना चाहिए, 3:4 को हम 4:3 नहीं लिख सकते बेटा, है ना। चलिए, फिर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट रेशो के अंदर, क्या? सेम यूनिट्स, ठीक है ना। यूनिट्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस कर रहा हूं कि अगर हम 2 kg को 500 ग्राम से कंपेयर कर रहे हैं या रेशो निकाल रहे हैं बच्चों, तो बेटा इन दोनों की यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब तक आप रेशो नहीं निकाल सकते, है ना। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसलिए हम क्या करेंगे, या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर ले या फिर केजी को ग्राम में कन्वर्ट, दोनों की यूनिट। टाइम में भी आप हो सकता है मिनट और आवर्स की बात कर दे, डेट और आवर्स की बात कर दे, तो आपको या तो डे से आवर में या आवर से डे में कन्वर्ट करना होगा। तो अब अगर ये 2 kg है तो 2000 ग्राम हो जाएगा बेटा, और तब हम 500 ग्राम को साथ में लिख सकते हैं, देन इट विल बी रेशो इन द फॉर्म ऑफ 4:1, ठीक है ना। तब ये 4:1 का रेशो बन जाएगा। तो अब आपने क्या देखा कि सेम यूनिट तो होना ही चाहिए, और दोनों की ए और बी यानी कि जो भी क्वांटिटीज ली उनकी यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और जब आप इसको रेशो में कन्वर्ट करते हो तो आपको कोई भी यूनिट मिल रही है क्या यहां पे? नहीं। तो रेशो की कोई यूनिट नहीं होती भाई, है ना। रेशो के अंदर जो दो क्वांटिटी हैं उनकी यूनिट सेम होना चाहिए। हेलो मोहित, गुड मॉर्निंग बेटा। रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्विक रिकैप कर रहा हूं, बिल्कुल शुरू से शुरू है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो रेशो की इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी दो क्वांटिटी रहती हैं उनका
यूनिट सेम होना चाहिए। जब हम उनको रेशो में रख देते हैं या उनका रेशो निकालते हैं तो रेशो की कोई यूनिट नहीं। ठीक है, और ये एज इट इज नोट्स में आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा अभी लेक्चर के बाद ही। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चल, ये हो गया सेम यूनिट का क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन। अब भाई रेशो को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, जनरली हम सब जानते हैं ए रेशो बी है, ए रेशो बी है, तो ए रेशो बी के फॉर्म में ही कन्वर्ट लिख सकते हैं हम। रेशो को किस किस तरीके से लिख सकते हो आप, ए रेशो बी, फिर या फिर ए टू बी, ठीक है, या फिर ए बाय बी। तो रेशो को आप तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग नए नए स्टूडेंट्स जो भी आज जुड़े हुए हैं। और कौन कौन है भाई, वंशिका ठाकुर, मोहित जायसवाल, कैसे हो बच्चों? कोई भी डाउट लगता है तो यू कैन सेंड मी मैसेज। ठीक है, बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान है मेरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। रेशो एंड प्रोपोर्शन ही चल रहा है। चल ओके, नेक्स्ट है की प्रॉपर्टीज। क्या है भाई, अभी हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स जो है ना क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। रेशो की जो भी दोनों यूनिट क्वांटिटी ले रहे हो आप, उनकी यूनिट सेम होना चाहिए। फिर क्या लिया, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, पढ़ चुके हैं। अब ये एक और चीज है कि अगर आप देखिए, चाहे रेशो को ऐसा लिखा जाए, चाहे ऐसा चाहे ऐसा, अगर इसमें मान लो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। तो रेशो में अगर आप दोनों साइड सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, देन इट विल नॉट चेंज, उसका सेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। फिर तो यही बोल रहा है वो कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ टर्म्स बाय द सेम नंबर डज नॉट अफेक्ट और चेंज द रेशो। ओके, नेक्स्ट द लास्ट, रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि रेशो को हम उसके सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं यदि हम उन दोनों टर्म्स को उनके एचसीएफ से डिवाइड कर दें। अब इसका क्या मतलब बेटा, सपोज आपको दिया गया है 24:36 और मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, द फोर्थ पॉइंट, द की प्रॉपर्टीज। क्या लिखा हुआ है कि अगर दो क्वांटिटी है, उनके रेशो को अगर हम उनके एचसीएफ से डिवाइड करें, दोनों टर्म्स को हम उनके एचसीएफ से डिवाइड करें, तो उन्हें हम सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सबसे सरलतम रूप में व्यक्त या कन्वर्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, जिसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम जो चलता है। तो बेटा 24 और 36 है। अब इस लाइन का मतलब मैं आपको बाय द टर्म्स ऑफ एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, तो भाई इन दोनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 12, है ना। तो 12 से ये दोनों डिवाइड होते हैं, तो 12 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी, तो कितनी बार, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो बेटा अगर कोई दो वैल्यूज को उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करें तो उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, यही बोला गया। ठीक है, अब ठीक है, चलिए अब टाइप्स ऑफ रेशोस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रेशो में सिंपल रेशो जो अभी डिस्कस कर रहे थे अभी तक हम, वो सब क्या है, सिंपल रेशो ही था, है ना। 2:3, 6:7, कुछ भी लिखो, ये सब क्या है, सिंपल रेशो। सेकेंड, कंपाउंड रेशो। ठीक है ना, याद रखना दो अलग अलग टर्म्स हैं, कंपाउंड एंड कंबाइंड। मैंने दोनों को अलग अलग रखा हुआ है, आगे मैं बताऊंगा कंबाइंड रेशो अलग से लिखा हुआ है, और इसके ऊपर ही आज हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे, है ना। यानी आज का हमारा मेन टॉपिक क्या होने वाला है, कंबाइंड रेशो, है ना, जिसका हम ज्यादातर यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो कंपाउंड रेशो क्या होता है, सपोज हमें दो रेशो दे दिए 2:3 एंड 5:6। ठीक है, अब इन दोनों का बोला है क्या निकालो, कंपाउंड रेशो। क्या निकालना बेटा, कंपाउंड रेशो। तो आपको
क्या करना है, एंटीसीडेंट का एंटीसीडेंट में मल्टीप्लाई कर दो और कॉन्जिक्वेंट का कॉन्जिक्वेंट में मल्टीप्लाई कर दो। पहले वाले को एंटीसीडेंट, बाद वाले को कॉन्जिक्वेंट, हर एक रेशो में बोलते हैं। तो 2 into 5 बेटा कितना हो गया 10 और 3 6 कितना हो गया 18, लेकिन कैंसिलेशन हो सकता है तो 5:9। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड रेशो। क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशो। यहां पे देखिए क्या लिखा है, रेशो ऑफ टू रेशोज, एग्जांपल ए रेशो बी एंड सी रेशो डी। तो ये देखो इसमें ए और सी का मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, बी और डी का मल्टीप्लाई। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा क्लियर हो रहा है, स्पीड फास्ट स्लो कुछ तो नहीं है, सब क्लियर चल रहा है सही से, ऑडियो वीडियो भी सब प्रॉपर है, आप मैसेज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या आता है बेटा, डुप्लीकेट रेशो। क्या होता है डुप्लीकेट रेशो, चलिए समझ लेते। डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट, है ना बच्चों। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, मैं इसकी सीट आपको एज इट इज भेज दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा समझने पर फोकस करिएगा, ठीक है ना, आप पूरा समझो। अगर कुछ इसके अलावा कुछ मैं बता रहा हूं और आपको लग रहा है कि नोट करना चाहिए तो नोट करो, अदरवाइज सिर्फ फोकस करो, बढ़िया मूवी देखो अच्छे से बैठ के, हाँ कुछ भी आपको हाथ पैर नहीं चलाना है। चले तो हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो में क्या मतलब ये है बेटा कि अगर कोई ए और बी दिए जाए आपको, ए रेशो बी, तो इसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, ठीक। और इसका अगर ट्रिप्लीकेट की बात करो तो ए क्यूब रेशो बी क्यूब। तो ये बेटा एक ही लाइन में बताने का मतलब ये था कि आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए, प्रॉपर बैठ जाए, है ना। तो डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होते हैं, डुप्लीकेट में जो भी रेशो दिया गया उसका स्क्वायर हो जाता है और ट्रिप्लीकेट में क्यूब हो जाता है, ठीक है। अगर हम 2:3 ले लें बच्चों, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर, तो ये क्या कहलाता है बेटा, डुप्लीकेट। ये क्या हो गया, डुप्लीकेट। और यहीं पे अगर हम इसका क्यूब कर दें, जिसका अगर हम सॉल्व करके भी रख सकते हैं, ये आ गया 4:9 और ये क्या आ जाएगा बेटा 8:27, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ट्रिप्लीकेट, ठीक है। तो ये होते हैं बेटा डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट रेशो। क्लियर हो गया ये यहां तक, ठीक है, बढ़िया। अब इसके बाद क्या होता है, अगर सब लग जाए, यही डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट में क्या लग जाए, सब, तो सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट रेशो में बेटा स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट लग जाता है, ठीक है। जब सब लग जाए, सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट, तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे 2:3 दिया है, अब मैं बात कर रहा हूं अभी सब डुप्लीकेट की, तो बेटा इन्हीं पे क्या लग जाएगा, रूट लग। आई बात समझ में, तो ये क्या बन गया, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट। ऐसे सब ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा बच्चा, अगर रूट लगाएंगे तो क्यूबिक रूट, क्या लग जाएगा, क्यूबिक रूट, ठीक है ना। अगर ट्रिप्लीकेट था तो क्यूब लग रहा था, सब ट्रिप्लीकेट है तो क्यूबिक रूट लग जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब बात हो रही है कंबाइंड रेशो, ठीक है ना, कंबाइंड रेशो। तो कंबाइंड रेशो के मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रखे हैं, मैं आपको यहां पे अभी तो थोड़ा सा बता रहा हूं, इसके बाद मैं अलग से व्हाइट बोर्ड पे अलग से क्लियर करूंगा, कितने टाइप्स के मैंने जस्टिफाई किए हैं सारे क्लियर करूंगा, टाइम बहुत है हमारे पास, आज बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो कंबाइंड रेशो में क्या बेटा, अगर दो रेशो ए रेशो बी दिया हो 2:3 और बी रेशो सी दिया हो 4:5, तो ए और बी के नीचे 2 और 3 लिख लिया, बी और सी के नीचे 4 और 5 जो रेशो लिखे हैं ना बेटा, यही लिख दिए। अब यहां पे क्या किया, इन दोनों का मल्टी, हाँ मनीष आजा बेटा आजा, रिद्धिमा जी आपका नाम, रानू, ओके रिद्धिमा ऑनलाइन है, ठीक है। लेट हो गया बेटा,
ओ फाइन, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। फिर भी आप बहुत सही मुकाम पे आए हैं, थोड़ी सी चीजें निकली हैं, ठीक है। तो यही सीट में आगे फॉरवर्ड भी कर दूंगा आपको, तो मिल जाएगा, है ना। अगर कोई डाउट लगता है तो क्लास के बाद पूछ लीजिए, है ना। अभी हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्या, कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो में अगर हमें ए रेशियो बी दिया हो 2:3 और बी रेशियो से दिया हो 4:5, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, जैसे ऐसा ए बी सी लिखा, ए और बी का रेशियो क्या दिया है बेटा 2:3, बी और सी का क्या दिया है 4:5, जो दिया उसके नीचे लिख दीजिए, है ना। अब जहां पे दो वैल्यू आ रही है, यानी बी अभी कॉमन कनेक्टर है, बी पहले वाले रेशियो में भी है और बाद वाले रेशियो में भी, तो उसकी वैल्यू दोनों जगह आ रही है, तो कॉमन कनेक्टर हुआ, तो इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा, अब 3 का 5 में कर दो, 4 का 2 में कर दो, ठीक है। तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, कंबाइंड, है ना। कंबाइंड और कंपाउंड रेशो को मर्ज नहीं करना है बच्चों, ठीक है ना। कंबाइंड और कंपाउंड रेशो को मर्ज नहीं करना। मैं फिर से बता देता हूं, कंपाउंड रेशो क्या था, जब हम दो रेशो दिए हो तो ऊपर आगे वालों का अलग मल्टीप्लाई और बाद वालों का अलग मल्टीप्लाई करके रेशो लिख देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, कंपाउंड। और ये क्या है बेटा, कंबाइंड, ठीक है। और आगे जाके हम कंबाइंड रेशो पे और चर्चा करेंगे, पर पहले हम थोड़े से और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं रेशो के, यानी कुछ प्रॉपर्टी। कल हमने एक प्रॉपर्टी पे अच्छे से काम किया था, कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, कंपोनेंडो डिविडेंड, है ना। हाँ, उसके क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज देखते पहले। तो पहले आएगा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है बेटा, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोस, जब दो रेशोस को इक्वल में रखा जाए तो वो क्या कहलाता है, प्रपोर्शन, है ना। रिप्रेजेंटेशन जनरली क्या होता है बेटा, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं हम प्रोपोर्शन को, ओके। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, प्रॉपर्टी ऐसा कोई खास बात नहीं है, इस प्रॉपर्टी की मैं खास बात नहीं करता, मैं ये टेबल वाली प्रॉपर्टीज की बात करना था, लेकिन लिखा हुआ तो मैं एक बार बता देता हूं कि भाई अगर आपने ऐसा लिखा है बेटा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो आप जानते हैं कि इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, और इसको भी प्रॉपर्टी में काउंट कर लेते हैं। और क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब देखो बेटा, एक्सट्रीम मतलब एंड वाले, तो a और d का मल्टीप्लाई आया एक साइड, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। जब आपने प्रोपोर्शन को कैसा लिखा, a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d, तो ये वाले जो वैल्यूज हैं ये क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब एंड, तो देखो एक्सट्रीम का एंड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी बीच वाली वैल्यू। बीच वाली वैल्यू कौन है बेटा, b और c, मिल रहा है ना। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार हम चीजें देख लेते हैं, जैसे आप रास्ते से निकलते हो, आपको रास्ते सारे पता हैं, पर कई बार आपको चौराहों के नाम याद नहीं होते, सीधी सी बात है कि नहीं। आप वहीं से निकल रहे हो, आप उसी रास्ते से निकल रहे हो, उसी लोकेशन से निकल रहे हो, लेकिन आपको उस एरिया का नाम पता ना हो सकता है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीजें हो जाती। तो कई बार क्या है कि एग्जाम में ऐसे ऐसे वर्ड्स जब आ जाते हैं ना एकदम से, तो पढ़ा हुआ सब है लेकिन उस नाम से नहीं पढ़ा, पढ़ा हुआ सब है लेकिन नाम से नहीं पढ़ा, तो फिर वो ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए वो चीजें छोटी हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन में तो बताना पड़ता है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा सब सही चल रहा है, मोहित, रिद्धिमा, और कौन कौन है भाई, सोनी, वंशिका, बेटा मैसेज कर सकते हैं आप, यस नो, कुछ इंटरेक्शन चलता रहना चाहिए, है ना। चलिए यहां तक क्लियर हुआ सभी को बेटा, कोई डाउट नहीं है। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज में हम बात कर रहे हैं, और इन्हीं का न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है, इसमें कल मैंने एक प्रॉपर्टी पे अच्छे से काम किया था, ठीक है ना, जो कि थी कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। लेकिन कल बहुत सारे बच्चे नहीं थे जो आज आए हैं, तो मैं उनको वापस से क्लियर करूंगा, यानी कल का कॉन्सेप्ट में एक बार और बताऊंगा, ठीक है ना। कल के क्वेश्चन भी वापस से करवा दूंगा उस प्रॉपर्टी पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको धीरे से कम समझ में आया उनके लिए भी बेहतर होगा। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज में बेटा
बात कर लेते पहले इनवर्ट एंडो। अब बेटा मैं एक चीज, सभी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चे बैठे हुए, बेटा इन प्रॉपर्टीज के नाम से मुझे कोई मतलब नहीं है। कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं कि नाम से मतलब नहीं है, इनके काम से मतलब है। ठीक है, यानी इनका यूज कैसे है, ये क्या वर्किंग करते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि सब में एंडो एंडो लगा हुआ है, आपका दिमाग ही इन्वर्ट एंडो हो जाए, हो सकता है ना। तो और एक चीज याद रखना, जब भी कोई चीज आप भूलते हो तो उसको रटने की कोशिश मत करो। ये मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूं, जनगण मन कभी आपने रटने की कोशिश की क्या? आज भी याद होगा। क्यों? सुबह स्कूल में जाते से रिवीजन होता था। गाने कई बार आपने देखा होगा, आप रटने की कोशिश करते हो क्या? नहीं, आप बार बार सुनते हो, याद हो जाते हैं। तो कई बार ये आपका दिमाग की इनहेरेंट प्रॉपर्टी बेटा, कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आपको याद नहीं हो रहे, उनको टैबलेट की तरह लो। एक बार सुबह देख लिया, एक बार शाम को देख लिया, बस देखो शांति से, और देखो ऐसा कि कुछ और नहीं चल रहा दिमाग में। पता चला पढ़ रहा उधर हलवाई की दुकान पे दिमाग लगा हुआ है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना है ना। मैं आपको रटने का नहीं बोल रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं कि आप क्या करो, टेबलेट की तरह लो सुबह शाम, ठीक है ना। हफ्ते भर करोगे ना, वो चैप्टर आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएंगे। तो अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है और लोड लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं, मैं आपके नंबर पे अभी जब जैसे लेक्चर फिनिश होगा मैं ये पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ज्यादातर चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, आपका फोकस मुझे सुनने पर और बोर्ड पर देखने पर रहना चाहिए, ताकि मैक्सिमम चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। कॉपियां भर जाती हैं अक्सर, दिमाग खाली रह जाते हैं। हमें कॉपियां नहीं भरना है, दिमाग भरा तो हमने पढ़ा है कि नहीं। चलिए, तो इनवर्ट एंडो। अब इनवर्ट एंडो पे आप ये एबीसीडी पे ध्यान मत दो, मैं जो बोल रहा हूं उस वर्ड्स को समझो। कोई भी प्रोपोर्शन दिया हुआ है ना, अगर हम एक साइड को पलटेंगे तो दूसरा वाला साइड पलट जाएगा, देखा है ना आपने। अगर मैं a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिखा हूं, अगर मैं इसको पलट दूं, यानी a को नीचे और b को ऊपर करूं, तो इधर भी पलट जाएगा ना बेटा। तो कुल मिला के अगर आप एक प्रोपोर्शन में दोनों साइड की वैल्यू पलट देते हैं तो उसके बेसिक नेचर में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब यह है कि प्रोपोर्शन का रिजल्ट वही रहेगा, ठीक है। आप उसके दोनों साइड अगर पलट भी देते हो तो उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। समझ गए बात को। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने लिखा a बाय 2 इज इक्वल टू 5 बाय 6, समझ, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू निकालूं यहां से, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 बाय 3, क्लियर है। या थोड़ा सा और मजेदार बना दूं, चलो आपको अगर मजा नहीं आया हो, वैल्यू थोड़ी सी फ्रैक्शन में आ रही है, और मजेदार बनाता हूं, a बाय 6 इज इक्वल टू 5 बाय 2 ऐसे लिख दूं, है ना। अब सॉल्यूशन कैसे होता है भाई, 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 3 बार। अब 3 का उधर 5 में मल्टीप्लाई, तो a इक्वल टू कितना आएगा बेटा 15, a इक्वल टू कितना आएगा 15, सही है ना। अब एक काम करो, अभी मैंने क्या लिखा था a बाय 6 इज इक्वल टू 5 बाय 2, अब मैं ऐसा लिख लूं 6 बाय a इज इक्वल टू 2 बाय 5, ये मैंने क्या लगा दिया इनवर्ट एंडो, पलट दिया ना मैंने दोनों को। अभी भी a का रिजल्ट वही आएगा, अभी भी a का रिजल्ट वही आएगा। देखो आप 2 3 जा 6, 3 5 का 3 में मल्टीप्लाई, a का इधर 1 में मल्टीप्लाई, a इक्वल टू कितना आ गया 15, तो कोई फर्क पड़ा क्या बेटा, रिजल्ट तो वही आ रहा है। इसको बोलते हैं इनवर्ट एंडो। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता है, कई बार वो बच्चे जिनके मैथमेटिक्स का फाउंडेशन, यानी जिनने इनिशियल क्लासेस में बहुत बेवकूफ बनाया मैथमेटिक्स को, है ना, भागे मैथ्स का क्वेश्चन, भाग गए, छुप गए, एग्जाम में रट रटा के पास हो गए, और पता नहीं क्या क्या कांड कर रहे हो तुम लोगों ने, मैं नहीं जानता है ना। तो भागे, अब पता चला कि वापस घूम करके वही मिल गया कोबरा बन के, है ना। अब क्वेश्चन भी और तगड़े हैं, कॉन्सेप्ट भी, है ना, और आप भी हल्के, है ना।
तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके इनिशियल क्लासेस के फंडामेंटल्स वीक रहते हैं तो चीजों को थोड़ा सा स्लो पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, स्लो पढ़ना ही पड़ता है। तो कई बार हमको एग्जांपल जानबूझ के लेना पड़ता है, भले अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी पता है, और ये भी फैक्ट है कि एक टीचर के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क होता है कि जब एक ही क्लास में हर लेवल का बच्चा, एक बच्चा जिसको आता होगा वो बोर हो जाएगा, और एक बच्चा जिसको नहीं आता उसको सब कुछ पढ़ाना है, तो बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता है चीजों का, है ना। तो कभी कभी ऐसी चीजें अगर रहें कि कुछ बच्चों को ऑलरेडी आती हैं तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, 2-3 मिनट की बात रहती है ना। हाँ, इधर उधर एंगेज नहीं होना उस चीज के लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। ये बात पक्की है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके काम की चीजें जरूर मिलेंगी आपको, है ना। और हमें एक जनरल स्ट्रक्चर लेके चलना होता है कि हर बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, है कि नहीं। चलिए, इन्वर्ट एंडो क्लियर हुआ। क्या लिखा हुआ साइड में, यू कैन इन्वर्ट फ्लिप बोथ साइड्स ऑफ द प्रोपोर्शन, उल्टा कर दो, है ना। तो जो मैंने पीडीएफ बनाई है इसमें नोट्स बहुत बिल्कुल प्रॉपर हैं, आप घर पे भी बैठ के देखोगे आपको सब समझ में आ जाए। फिर क्या बोला, अल्टरनेंडो, ये बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है ना। अल्टरनेंडो में अभी ऊपर वाले एग्जांपल पे मैं और ले लेता हूं। क्या लिया था मैंने, a/6 इज इक्वल टू 5/2, ऐसा लिया था ना, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, कौन सी प्रॉपर्टी ले रहा हूं, अल्टरनेंडो। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है वो वैल्यूज को। कौन सी वैल्यू स्वैप की, जरा ध्यान से देखिए आप, बी और सी, यानी यहां पे पहले सी था तो सी कहां आ गया यहाँ पे, और बी कहां चला गया। क्लियर हुआ आपको, बी और सी की वैल्यू इंटरचेंज। आप ये भी कर सकते थे कि ए और डी को भी स्वैप कर सकते, ए और डी को भी स्वैप कर सकते, उस पर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, प्रॉपर्टी का मतलब क्या, ये सब पढ़ रहे हैं जो, इसका मतलब ये कि ये परिवर्तन आप करोगे तो ओरिजिनल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा, यानी ये सब वैलिड है, आप कर सकते हो, समझ रहे हो बच्चों। तो अल्टरनेंडो में क्या है बेटा, कुछ नहीं है, ये 5 की जगह 6 और 6 की जगह 5 इंटरचेंज कर सकते हो। तो मैं कैसा लिख लूं बेटा, a/5 इज इक्वल टू 6/2, कोई फर्क पड़ेगा, चेक कर लेते फर्क पड़ा कि नहीं। तो 2 से 6 और 5 3 जा, तो रिजल्ट तो वही आया ना जो पिछली बार था। आई बात समझ में। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो, है ना। देखो आजकल जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम्स देते हैं उसमें बेटा भरोसा नहीं है कि क्या पूछा जाएगा, समझ रहे हो। वो ये इन प्रॉपर्टी पे भी पूछ सकता है आपको, है कि नहीं। सपोज क्या क्वेश्चन बनेगा कि यदि दे दिया जाए कि ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, तो विच प्रॉपर्टी शोज द अल्टरनेंडो, और वो 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना बना के दे देगा आपको, बन गया क्वेश्चन, समझ रहे ना। थ्योरेटिकल एग्जाम्स में जिनमें हम लिख लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, उनका अलग कहानी रहता है। एमसीक्यूज एग्जाम आदमी को लगती इजी है, लेकिन ये टफ कहां पे हो जाती है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत डीप में हो जाते हैं, यहाँ पे बाल की खाल निकाल के क्वेश्चन बनाया जाता है, तो हर एक चीज हर एक शब्द को आपको पिक करना पड़ता है ना। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ऐसा पढ़ा दूंगा कि इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा, यानी क्वेश्चन आपको बाहर का नहीं मिलेगा बेटा। रिद्धिमा पंचम, बेटा मैंने शुरू में कहा था एट ए टाइम आप किन्हीं दो को स्वैप कर सकते हो, एट ए टाइम आप किन्हीं दो को स्वैप कर सकते हो। आप बी और सी को भी कर सकते हो, अगर इनको नहीं करना है तो ए और डी को भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, ठीक है रिद्धिमा, ठीक है। अब बताओ, आपका क्वेश्चन आया, एक और क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पे, क्या सर दोनों को एक साथ कर दें तो क्या होगा, है ना। चलो भाई ये भी क्लियर कर देता हूं, a/b इज इक्वल टू c/d, आप दोनों को अगर एट ए टाइम स्वैप कर दोगे तो मुझे लगता है ये इन्वर्टेंडो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन्वर्टेंडो। देखो d की इधर a, ठीक है। अच्छा वहां दिखेगा नहीं, मुझे कुछ ऐसी जगह लेनी होगी जहां पे पूरा दिखाई, एक सेकंड मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, जगह लेता हूं, अच्छे से क्लियर करता हूं। देखो बेटा क्या बोल रहा था मैं कि अगर रिद्धिमा के क्वेश्चन को हम आगे ले चले, उसने बोला कि सर
क्या सिर्फ बी और सी को ही इंटरचेंज कर सकते हैं? तो मैंने कहा नहीं बेटा, आप दोनों को भी कर सकते हो, लेकिन एक एक करके। अगर दोनों को एट ए टाइम कर दोगे तो वो कन्वर्ट कैसा होगा ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? तो देखिए शुरू में क्या था आपके पास, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, है ना? अब आपने क्या करा, a और d को इंटरचेंज कर दिया, तो d यहां आ गया और a यहां आ गया, है ना? ऐसे b और c को इंटरचेंज कर दिया, तो b यहां और c यहां, क्या बन गया? मैच करो, b बाय a इधर आ गया बस, और कुछ नहीं है, और d बाय c, तो ये क्या बन गया? इनवर्ट एंडो हो गया, है ना? तो ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, है ना? ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, पर स्टिल द रिजल्ट विल बी सेम, है ना? चल आगे बढ़े बच्चों। फिर आती है बात कंपोनेंट, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं थे, तो आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। और शुरू के डेज में बेटा होता ही है ना? पहले दिन कुछ बच्चे रहते हैं, दूसरे दिन कुछ, तो ये थोड़ा सा हमें भी इतना पेशेंस लेके चलना पड़ता है कि भाई दूसरे बच्चों को भी गैदर करना है, उनको भी समझ में आए, है ना? और आपका भी काम आगे बढ़ता है, ठीक है ना? कंपोनेंटों में क्या है बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, यदि ABCD प्रोपोर्शन में हो, अगर बेटा ऐसा कभी लिखा हुआ मिले ना, तो इसका मतलब क्या है, इन अल्टरनेट वर्ड्स ये कहा जा सकता है कि ABCD क्या है, प्रोपोर्शन में है। इफ ABCD आर इन प्रोपोर्शन, तो आप क्या लिखते हो, A बाई बी इज इक्वल टू C बाय डी, क्लियर है? तो कंपोनेंटो क्या हुआ कि ऊपर ये A और B को ऐड करके रख दिया, नीचे B का B, ऐसे ही C और D दोनों को ऐड करके रख दिया, और नीचे D का D, ठीक है? अब ये हुआ कैसे, चलिए क्लियर करते, कैसे हुआ? तो भाई A बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ये तो गिवन है। अब अगर मैं इसमें दोनों साइड +1 कर दूं, तो ये तो इक्वेशन का मामला, याद रखना मैं A में +1 नहीं किया हूं, पूरे रेशो में किया हूं, A बाय बी में। तो जब कोई इक्वेशन हो तो पूरी इक्वेशन में अगर हम लेफ्ट और राइट साइड सेम चीज का मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो ये पूरा A बाई बी पूरा है, उस पूरे में +1, C बाई डी उस पूरे में +1, आप ये ना ले लेना कि मैंने सिर्फ A में +1 किया। अब अगर ऐसा है तो एलसीएम लोगे, +1 कर दिया हमने, तो ये B का जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, B, तो ऊपर आ जाएगा A प्लस बी, और नीचे क्या रहेगा बेटा, B का B, ऐसे C प्लस डी और नीचे D का D, आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंपोनेंटो, ठीक है? क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ बेटा, क्योंकि एलसीएम अपने बी लिया ना, एलसीएम जानते हो ना आप, 2/3 +1 अगर करते हैं, एलसीएम तो बेटा 3 आएगा ना, तो 3 1 जा 3, तो आप क्या लिखते हो, 2 + 3/3 लिखोगे ना, तो डिवाइड तो बी से ही रहेगा, उधर डिवाइड डी से ही रहेगा, क्लियर है? ओके। बाकी स्टूडेंट्स भी अगर कोई डाउट लगता है बेटा तो बिल्कुल पूछते रहो, इंटरेक्शन ज्यादा बेहतर होता है ना? और मुझे भी अच्छा लगेगा कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी प्रॉपरली बैठे हुए भैया ध्यान दे रहे हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपोनेंट हो गया बेटा, इसी तरह डिविडेंडो, अगर एबीसीडी प्रोपोर्शन में है तो a माइनस बी अपॉन में b इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन में d, ये क्या है, डिविडेंडो। और इसमें क्या होता है बेटा, जहां अपन ने +1 लिया ना, वही अगर अपन -1 लगा दें दोनों साइड, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना? +1 की जगह अगर आप क्या ले लोगे, यहाँ पे -1 ले लोगे, तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा c माइनस डी, नीचे तो एलसीएम है कि नहीं? तो ये हो गया डिविडेंडो। तब इन दोनों को अगर एक साथ ले लिया जाए, तो कल मैंने बताया था बच्चों कि अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, कंपोनेंडो और डिविडेंडो को क्या कर दे बेटा, डिवाइड कर दे, तो देखो b से b कट जाएगा, d से d कट जाएगा, क्या बचा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, हो गया?
तो इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंड। और ये एग्जाम में भैया मास्टर ब्लास्टर है, बहुत जबरदस्त यूज करता है इसका। कल हमने न्यूमेरिकल्स किए थे इस पे, आज भी करवाऊंगा मैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? रेशो के ये इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी सभी बच्चों को क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा एक बार हाँ तो लिख दिया करो तो मुझे अच्छा लगेगा। रिधिमा पांचाल इज शोइंग गुड इंटरेस्ट, है ना? एवरी टाइम शी इज जस्ट गोइंग टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच बेटा। एडिशनल एडवांस्ड प्रॉपर्टीज, चलो भाई इनको भी समझ लेते हैं। एडिशनल एडवांस्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या है भाई? एडेंडो, नाम दिख रहा है आपको, एडेंडो। अब इसमें क्या है बेटा कि बहुत सारे रेशोज या वैल्यूज प्रोपोर्शन में हो, ठीक है ना? बहुत सारी वैल्यूज क्या हो? प्रोपोर्शन में हो, या बहुत सारे रेशोज क्या हो? इक्वलिटी में हो। तो क्या लिखा हुआ देख रहे हो आप? ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, है ना? ये गिवन है, और हो सकता है आगे के भी दिए हो, ठीक है ना? तो तो इस सब को अगर हम देखें तो फाइनली इन सब के इक्वल में, है ना? मैं एक बार फिर से देख लेता हूं। यहां पे जैसे मान लो हमने 2/3, 5/6, 7/8, अरे यार ये इक्वल तो हो नहीं सकते, तो ए बी सी के लेवल पे ही बताना पड़ेगा। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, अगर इस तरह से दिया है ना? तो बेटा इन्हीं के इक्वल में एक चौथी वैल्यू लिख सकते हो, ऊपर वालों को अलग ऐड कर लो और नीचे वालों को अलग ऐड कर, समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो ये जो नया रिजल्ट आया है ना ऐड करने के बाद, ये भी इनके इक्वल टू में ही चलेगा, ठीक है। चलो इसको कैसे करना है एक बार एग्जांपल लेता हूं, है ना? चल सपोज मैंने लिया 2/3, 4/6, 6/9। हम जानते हैं ये सारे इक्वल है, ये सारे इक्वल है, ठीक है ना? ये सारे इक्वल है। चल अब यहां पे एक बात देखिए आप, मैं ऊपर वालों को ऐड कर लूं तो 2 + 4 + 6, ठीक है, और 3 + 6 + 9, ठीक है। यही तो बोला था कि इक्वल होता है, तो चेक करें कि भाई इक्वल है भी कि नहीं है। अच्छा ये इक्वल है, ये समझ में आ रहा है आपको? नहीं, 2 से काट दो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अभी ठीक है बेटा, सोचना नहीं है, पूछना है। अब क्वेश्चन भी मैं ही पूछूं आपसे कि बेटा आप पूछ सकते हो ना, इसको भी बेटा 3 से डिवाइड करोगे अगेन यू विल गेट 2/3, है ना? ठीक है ना? ऐसे रेशोज क्या कहलाते हैं बेटा? इक्वल रेशोज। ऐसे रेशोज क्या कहलाते हैं? इक्वल, है ना? ठीक है। चल अब हमने इनको ऐड कर लिया, देखो कितना हो गया? 6 6 12, और ये कितना हो गया? 18, सही है। अब इसको कैंसिल करो आप, ठीक है ना? तो इन दोनों का 6 6 2 = 12, 6 3 = 18, क्या मिला आपको? 2/3। और ये सब 2/3 ही है अगर कैंसिल करोगे तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? एडेंडो, सामने लिखा हुआ है, देख के ही बोल दो। तो कहने वाला अगर कुछ रेशोज आपके प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं, वैल्यूज इक्वलिटी में दी हुई हैं, या कुछ इक्वल रेशोज दिए गए हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको अगर ऐड कर लेते हैं, न्यूमरेटर सारे ऐड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सारे ऐड कर लेते हैं, तो वो रिजल्ट भी उन्हीं प्रोपोर्शन में रहेगा, इक्वल होंगे ही सही। ये अगर इक्वल लिखे हैं तो मतलब इक्वल रहेंगे ही सही, है कि नहीं? हाँ, क्लियर हो गया ये चीज? ऐसे बेटा सबट्रेंडो, सबट्राइंडो, इसमें क्या है? 2 ही रिजल्ट लेंगे, इसमें क्या लिए हैं? सिर्फ 2 रिजल्ट। तो अगर एबीसीडी प्रोपोर्शन में है तो उनका डिफरेंस भी उसी प्रोपोर्शन में रहेगा, ठीक है। सपोज मैंने लिया 3/6, ठीक है, और 2/4, ठीक।
ले लिया। अब ये दोनों इक्वल हैं क्या? कैसे पता? हाँ, डिवाइड करोगे तो 1/2 मिल रहा है दोनों में, है कि नहीं? डिवाइड करेंगे तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? 1/2, या सिंप्लीफाई करेंगे तो। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, सब्ट्राहेंडो में क्या होगा बेटा? a माइनस सी अपॉन में b माइनस डी। ये a है, ये c है, ये b है और ये d है। तो a माइनस यानी 3 माइनस 2 अपॉन में 6 माइनस 4 भी इनके इक्वल में होना चाहिए, और है। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 1/2। और इनको भी अगर हम कैंसिलेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। तो ये क्या होती है? सब्ट्राहेंडो, जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर की वैल्यू अलग, नीचे की वैल्यू अलग। कई बोले सर जरूरी है a माइनस सी ही करें, c माइनस ए कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कर सकते हो, है ना? क्या बोला मैंने कि अगर आपका क्वेश्चन है, बच्चों में से किसी क्वेश्चन आए कि सर a माइनस सी ही कर सकते, c माइनस ए नहीं कर सकते, अरे बेटा कर सकते हो। a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी दिया है, आप a माइनस सी बाय बी माइनस डी लिखो, या फिर c माइनस ए बाय डी माइनस बी, पर याद रखना ऑर्डर मैटर्स, डी माइनस बी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से, पर याद रखना अगर पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करो तो नीचे भी वही चीज चलना चाहिए, एक तरह ऐसा नहीं कि एक तरफ अलग भाग रहे हो दूसरी तरफ अलग भाग रहे हो, हाँ, तो फिर वो क्या है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, कर सकते हैं। एंड लास्ट कन्वर्टेंट। कन्वर्टेंट एक बहुत बेहतरीन चीज है, मैं इसको सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखूंगा, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमने लिया था a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ठीक है बच्चों? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था जब हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो देखे थे, तो प्लस माइनस ऊपर ही हो रहा था, तो प्लस माइनस नीचे भी हो सकता है, प्लस माइनस नीचे भी हो सकता है, पर कैसे? देखिए हमने क्या किया, a बाय, आप बोलोगे सर नीचे a माइनस बी और नीचे c माइनस डी कैसे आ? भाई अगर हम +1 ले लेंगे इसके आगे, है ना, a बाय बी और c बाय डी में क्या ले लिया हमने? +1 ले लिया, जो कि हमने कंपोनेंटों में देखा था। तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाते हैं? a प्लस बी अपॉन में a b और c प्लस डी अपॉन में d, यही बात है ना? तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर नीचे वो भी माइनस कैसे आया, है ना? तो बेटा कहीं बड़ी बात नहीं है, चलो वापस से शुरू कर रहे हैं। a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ये तो गिवन है, ठीक है? पलट दो, इनवर्ट एंडो कर दें, इनवर्ट एंडो लगा सकते हैं, पलट सकते हैं ना, वेरी गुड। क्या हो जाएगा बेटा? b बाय a इज इक्वल टू d बाय c, समझ गए? अब बेटा -1 लगा दूं मैं दोनों साइड, -1 लगा देते बच्चों, ये -1 हो गया, एलसीएम ले ले, ठीक है साहब, एलसीएम ले लेते हैं, तो b माइनस ए अपॉन में a इज इक्वल टू d माइनस सी अपॉन में c। अब पलट दे, फिर से इन्वर्ट एंडो, a अपॉन में b माइनस ए इज इक्वल टू c अपॉन में d माइनस सी। बोले सर अभी मजा नहीं आया, यहाँ तो a माइनस बी और c माइनस डी लिखा हुआ है। बेटा दोनों साइड माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो या माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो क्या मिलेगा आपको? a अपॉन में b माइनस ए और c अपॉन में, सॉरी b माइनस ए की जगह a माइनस बी, यही तो करना चाहते थे, और c माइनस डी आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को, अब ये मैंने इतना एलेबोरेट इसलिए किया कि चाहता तो डायरेक्टली भी लिखा हुआ बेटा, आपके दिमाग में ये चीजें आए कि हम ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, वो तो ऐसा लिखने फॉर्मेट में लाने के लिए, तो ये सब चल जाएगा, हाँ क्यों नहीं, चल जाएगा, है ना? तो ये हमने क्या कर लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, है ना? अब कितने टाइप के प्रोपोर्शन होते हैं, कितने टाइप के प्रोपोर्शन होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ज्यादा ओवरलोडेड तो नहीं हो रहा ना, सब सही चल रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा हो, ओवरलोडेड हो रहा हो भाई, है ना? सब सही है, क्लियर है? ओके बढ़िया बेटा।
तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन पढ़ते हैं। बढ़िया, धीरे धीरे चल रहा है, कहीं कोई जल्दी नहीं है ना। और मैंने क्या कहा, आपको नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है। आपको सिर्फ देखना है, थिएटर में मूवी चल रही है, आप देखो, बने बनाए दे दूंगा मैं सब, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप करवा दूंगा सभी को। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन में अभी और चीजें हैं, है ना। क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, आपने डायरेक्ट और इनवर्स चेंज देखे होंगे, डायरेक्ट और इनवर्स चेंज, यूनिटरी मेथड्स, ये शायद 7th 8th में आता है। यूनिटरी मेथड्स एक टॉपिक है आपका, है ना। तो डायरेक्ट और इनवर्स चेंज, जिसमें आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी मिले होंगे, ठीक है, किलोग्राम वगैरह के क्वेश्चन भी मिले होंगे। तो डायरेक्ट और इनवर्स दोनों लिए होंगे इसने, है ना, देखो लिए ना, डायरेक्ट और इनवर्स। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट चेंज क्या होता है, उधर क्या देख रहे हो तुम लोग, इधर देखना रख देवा, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो बेटा बहुत बार बाहर देखता है ना, अब इधर ही देख। चल, तो बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट चेंज, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, 2 किलो शक्कर है 80 रुपए की, तो मैं बोलूंगा 5 किलो शक्कर कितने की, ठीक है। हमेशा किसी भी चीज को समझना हो ना, एग्जाम्पल उठा लो, बहुत जल्दी समझ में आएगा कि उसका मतलब क्या है, अप्लाई होते हुए दिखता है ना। अब ये केजी को केजी के साथ रख लो, रुपए को रुपए के साथ, मैं इसको प्रोपोर्शन से भी अप्लाई कर सकता हूं। साथ में ये डायरेक्ट का केस है, कैसे बेटा, क्वांटिटी और उसकी कॉस्ट या रेट, आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे पैसा ज्यादा देना पड़ेगा ना दुकानदार को आपको। आप 2 किलो खरीद रहे हो 80 रुपए में, तो 5 किलो आप ज्यादा रुपए में ही खरीदोगे ना, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है, तो ये क्या चल रहा है, डायरेक्ट, है ना। यानी एक तरफ जैसा चेंज हो दूसरी तरफ वैसे ही चेंज मिले, तो ऐसा चेंज क्या कहलाता है, डायरेक्ट, और ऐसा प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट चेंज एक ही बात है, ठीक है। अब 2 किलो का अगर 80 रुपए है तो आप कैसे निकालोगे, 2/5 इज इक्वल टू 80 बाय क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बन गया प्रोपोर्शन, है कि नहीं। सॉल्व कर लोगे, x इज इक्वल टू 40 इंटू 5 कितना आ गया बेटा, 200, तो कितने रुपए में, 200 रुपए, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है बेटा, डायरेक्ट चेंज होता है। अब इसको पहले हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं कि अगर 2 केजी है 80 रुपीज का, तो 1 केजी कितने का होगा बेटा, 40 रुपीज का, तब 5 केजी कितने का होगा, 5 इंटू 40। सॉल्यूशन एक ही है, करने के तरीके अलग अलग, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग, है कि नहीं। तो ऐसा चेंज जिसमें एक साइड अगर पॉजिटिव हो रहा हो तो दूसरी साइड भी वैसे ही पॉजिटिव चेंज हो रहा हो, यानी सेम चेंज होते हैं, एक तरफ इंक्रीज तो दूसरी तरफ भी इंक्रीज, एक तरफ डिक्रीज तो दूसरी तरफ भी डिक्रीज, तो ऐसे प्रोपोर्शन या ऐसे चेंज क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम, देखो लिखा भी है, वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर इंक्रीजेस, समझ गए बात को। अब क्या बेटा, दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, है ना। चलिए अब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन समझते हैं। जब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, घटना चाहिए, है ना। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और ये कब देखने को मिलेगा, तो मैं, मेरे पास है ना, इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूं। आप अपने घर से अपने स्कूल हमेशा फिक्स दूरी रही होगी, सपोज आप पर्सनल व्हीकल से जाते हैं या स्कूल बस से भी जाते हैं, तो बस का एक फिक्स टाइम रहता है, उतने समय पे आपके दरवाजे पे आ जाएगी, और एक फिक्स टाइम है कि उसको स्कूल पहुंचना है, ठीक है ना। अब कभी कभार क्या हुआ कि बस एक दिन आपके यहां लेट आई, और पहुंचना तो टाइम पे ही है क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है, पर लेट आने के कारण क्योंकि आपके घर पे वो लेट पहुंची है, स्कूल पे टाइम पे ही पहुंचना है, तो अब उसको कम टाइम मिला है,
उतनी डिस्टेंस पूरी करने के लिए, तो वो स्पीड बढ़ाएगा ना, है ना, वो स्पीड बढ़ाएगा। तो डिस्टेंस बराबर जब लिखते हैं हम स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, और टाइम स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप सांवेर से यहां तक आते हैं, किसी दिन ट्रैफिक मिल गया यानी टाइम बढ़ गया आपका, तो आप लेट हो जाओगे कि नहीं। और अगर आप फिर भी टाइम पे आने चाहते हो जबकि ट्रैफिक ज्यादा है, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ये स्पीड और टाइम जो है ना वो क्या है, इनवर्स, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इतना क्लियर हुआ सभी को, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो क्या लिखा है बेटा, इनवर्स प्रोपोर्शन में इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस, है ना, स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई, देखो अपने आप मल्टीप्लाई दिख रहा है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई दो अलग अलग केसेस में क्या है, बराबर, क्योंकि डिस्टेंस तो उतनी तय कर रहे हैं। इसमें इसमें मल्टीप्लाई नहीं लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं लिखते हैं हमेशा, है ना। तो जैसे मान लो क्या है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई फिक्स डिस्टेंस है, वो 4 घंटे में कवर कर लेता। कितने घंटे में, 4 घंटे, है ना। अब वही दूरी उसे 2.5 घंटे में कवर करना, वही दूरी उसे 2.5 घंटे में कवर करना हो, तो उसको स्पीड कितनी करनी होगी, समझ गए, ये है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला कि यदि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले, तो कोई भी एक डिस्टेंस है उसको 4 घंटे में कवर कर लेता है। अब अगर उसे वही दूरी 2.5 घंटे में ही कवर करना, तो स्पीड क्या रखनी होगी, तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई ही होगा वो, है ना। अब 50 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, 200, ठीक है ना। और 2.5 होता है 5/2, आप वैसे 2.5 से भी सॉल्व कर लेते, तो 5 4 जा 20, 40, 42 जा 8, तो स्पीड कितनी आ गई आपकी, 80 किलोमीटर पर आवर। सीधी सी बात है, टाइम पहले 4 घंटे लग रहा था, टाइम पहले कितना लग रहा था, 4 घंटे, तो अब टाइम 2.5 घंटे ही बोल रहा है, तो बेटा स्पीड बढ़ाना पड़ेगी ना। यहां से तुमको भोपाल जाना है, 4 घंटे लगते थे, बोला 2.5 घंटे में पहुंच के बता, तो स्पीड बढ़ाएगा ना भाई। है, वो कौन सी पिक्चर से बोलता है, स्पीड बढ़ा डागा। कोई सी पिक्चर है ना, जॉनी लीवर की है कि कोई सी, मुझे याद नहीं, गोलमाल ऐसा है। ओके फाइन। एंड लास्ट, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें नीचे वाली वैल्यू ही आगे, न्यूमरेटर जो पहला डिनोमिनेटर है वो अगली बार में क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। a by b, b by c, c by d, d by e, कितनी भी लाइन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह का प्रोपोर्शन अगर लिखा हो, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यू चल रही ना वैल्यू, है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। ओ नो, टाइम तो पता ही नहीं चला यार। चलो फिर अभी 2 मिनट और में। अब इसमें जो थे क्या है, मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ये भी है। तो जब तक सर आएंगे तब तक मैं और पढ़ा लेता हूँ, मन नहीं मान रहा मेरा। ठीक, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है ना। पर मीन प्रोपोर्शन से पहले मैं चाहूंगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन पहले समझा जाए। तो ये 4 कैटेगरीज अलग हैं जिनमें न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीन। फर्स्ट प्रोपोर्शन, देखो क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, फिर सेकंड को सेकंड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बेटा, मीन, फिर क्या आ गया थर्ड, और फिर क्या आ गया फोर्थ,
ठीक है, अब इन चारों को मैं कुछ इस तरह समझाता हूं कि ये चार इतने बड़े जो दिख रहे हैं ना, आपको इतना बड़ा नहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन में आपको दो वैल्यू दी जाएंगी, क्या देगा, दो वैल्यू। अगर मैंने ए और सी लिख रखा है तो ए और सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मीन में भी आपको दो वैल्यू दी जाएंगे, थर्ड में भी आपको दो वैल्यू दी जाएंगी, लेकिन फोर्थ में आपको तीन वैल्यू देगा, ए बी और सी। जब इनका क्वेश्चन बनेगा तो फर्स्ट, मीन और थर्ड में दो वैल्यू ही डिस्कस करेगा, ठीक है, कि भाई 2 और 5 का मीन प्रोपोर्शन बताओ, समझ रहे हो ना, 6 और 8 का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। यानी इन सब के जब क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, तो इन सब में क्या मिल रही है आपको, सिर्फ दो वैल्यू ही देगा। आप ये मत सोचना कि सर आपने अभी बताया तो है नहीं कि क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा, वो 1 सेकंड का काम है। और फोर्थ प्रोपोर्शन में कितनी वैल्यू देगा बेटा, 3। इतना क्लियर हो गया। अब फर्स्ट प्रोपोर्शन में हमसे क्वेश्चन आया तो उसने दो वैल्यू दे दी आपको, ठीक है, तो जो वैल्यू अपने से पूछी जा रही है वो फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए, और क्या लगा है साथ में, प्रोपोर्शन। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, प्रोपोर्शन में तो चार वैल्यू रहती है यार, ए बी सी डी, है ना, प्रोपोर्शन में तो चार वैल्यू होती है, और सर आपने तो बोला अभी दो वैल्यू आएंगी, एक पूछ रहा है तो वो चौथी का क्या काम है, फिर वो कहां गई। तो बेटा इन सब में एक वैल्यू रिपीट होती है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एक वैल्यू रिपीट होगी। आप देखो पूरा फाउंडेशन, ये जो इतने फॉर्मूले थे ना, ये सब अपने आप बन जाएंगे आपसे। फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, वैल्यू दी हुई है ए और बी, तो आप एक्स को रख लो पहली जगह पे, क्योंकि फर्स्ट प्रोपोर्शन है, तो एक्स कहां रखोगे, पहली जगह पे। और हमेशा ध्यान रखना, जो वैल्यू यहां रख रहे हो वही वैल्यू यहां रिपीट होगी। आई बात समझ में, जो वैल्यू यहां रख रहे हो वही वैल्यू रिपीट होगी, और ये वैल्यू कौन होगी, जो पहले दी गई है। तो x रेशो ए प्रोपोर्शन ए रेशो बी, आई बात समझ में। ये वाली पोजीशन की वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं, रिपीट होती हैं इन तीनों में। इसमें तो तीन वैल्यू ऑलरेडी दी हुई, समझ गए, तो उसमें रिपीट नहीं करोगे। तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन समझ में आ गया। अब इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x अपॉन में a इज इक्वल टू a अपॉन में b, और फिर आप सॉल्व कर लोगे x की वैल्यू। ये हो गई फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात। बोला मीन प्रोपोर्शन, अब मीन प्रोपोर्शन यानी बीच की वैल्यू, तो a से शुरुआत करोगे और x को कहां रखोगे बेटा, बीच में। और मैंने क्या कहा था, बीच वाली वैल्यू रिपीट होती, तो शुरुआत तो आप a से करोगे, क्यों, क्योंकि मीन पूछा गया है। मीन हमने किसको माना, x, x रखा बीच में तो दो बार रख दिया। अब इसको अगर आपने सॉल्व किया तो क्या होगा, a अपॉन में x इज इक्वल टू x अपॉन में b। जब ऐसा करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, है ना, ये फर्स्ट लिखा क्या, हाँ ये लिखो रूट के अंदर, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या फिर रूट लगा दो। फिर तीसरी बात है थर्ड प्रोपोर्शन। अब बेटा थर्ड प्रोपोर्शन में एक चीज ध्यान रखना है, आप देखोगे कि जब फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा तो हमने एक्स पहली जगह पे रख दिया, जब मीन प्रोपोर्शन पूछा हमने x दूसरी जगह पर रखा, लेकिन दो वैल्यू, एक ही वैल्यू दो बार क्या होती है, रिपीट होती है, इसलिए उसने ये थर्ड पोजीशन ही ले ली। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर थर्ड प्रोपोर्शन में x को कहां रखेंगे, आया ना, तो वो चौथी जगह पर रखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब a रेशो, क्योंकि x की वैल्यू तो आपने यहां रख दी, और हम जानते हैं बीच की वैल्यू दो बार आती है, तो b दो बार रिपीट होगा बेटा, है ना, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा जाए, ठीक है। तो a बाय बी इज इक्वल टू b बाय एक्स, फिर उसको सॉल्व करना, बस एक मिनट। एंड लास्ट, अब एक और क्वेश्चन आया कि सर अगर थर्ड प्रोपोर्शन में ही आपने x को कहां रख दिया, चौथी जगह पे, तो फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या करोगे, तो फोर्थ प्रोपोर्शन में भी चौथी जगह पे ही रखा जाएगा, पर उसमें तीन वैल्यू है, तो a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो x। तो ये हो गए आपके फर्स्ट, मीन, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। मैं ये पीडीएफ आपको आज फॉरवर्ड करवा देता हूं, एक बार रिवीजन करके आइएगा सभी लोग, और कल कोई भी लेट नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत सारे कुछ बच्चे टाइम पे आ गए थे, प्लीज, इससे क्या होगा, मुझे आपका जो, मेरे को जो मकसद है लेक्चर कि आपको बेहतर समझ में आए, तो वो समझा सकूंगा जब शुरू से शुरू होगा, है ना। एनीवे थैंक यू सो मच, मजा आया भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर से, ठीक है।
अभी अकाउंट्स का लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है इमीडिएटली।